हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और उम्मीद है आप लोग प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं टॉपिक। तो हम बात करेंगे पहले तो इक्विलिब्रियम इन इंटरेस्ट मार्केट की। तो पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होता है, वो समझते हैं। तो अब तक हमने प्रीवियस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक तो डिमांड ऑफ कैपिटल, दूसरा सप्लाई ऑफ कैपिटल, और दोनों को इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये समझने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मार्केट में क्या रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए। और संतुलन कब रहेगा, जब जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो। क्योंकि जब हम नॉर्मल केसेस में भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जिस भी चीज की, चाहे आप यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहे हो, चाहे जिस भी चीज की दुनिया में जब डिमांड उतनी ही हो जितनी सप्लाई हो, या फिर सप्लाई उतनी ही हो जितनी डिमांड हो, यानी कि दोनों इक्वल रहने चाहिए, वही कंडीशन हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ कैपिटल उतनी ही होनी चाहिए जितनी क्या है, सप्लाई ऑफ कैपिटल। यानी कि डिमांड और सप्लाई कैपिटल की जब दोनों सेम होंगी वो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस और भी आ सकती हैं, दो सिचुएशंस और भी आ सकती हैं। एक कौन सी, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो, यानी कि डिमांड ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ सप्लाई। दूसरी कौन सी, डिमांड ऑफ कैपिटल लेस देन सप्लाई ऑफ कैपिटल, यानी कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा भी हो सकती है और डिमांड सप्लाई से कम भी हो सकती है, और दोनों केसेस में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम इन इंटरेस्ट रेट या फिर डिसइक्विलिब्रियम इन कैपिटल मार्केट। तो पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, फिर इसके अलग अलग सिचुएशंस को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम एक कंसेप्ट और देखेंगे, वो क्या, क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये हम देखेंगे बिल्कुल वीडियो के आखिरी में। तो पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो ये देखो, ये रहा आपका सप्लाई का कर्व, जहां पे हमने ये देखा था कि जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो सप्लाई में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो जो इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो ज्यादा कैपिटल सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन मिलता है पैसा सेव करने का और पैसे को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग सप्लाई कम कर देते हैं, उल्टा उस पैसे को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई फायदा नहीं है उस पैसे को किसी को देने का या फिर कैपिटल की फॉर्म में किसी को प्रोवाइड करने का, क्योंकि उतनी अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कह सकते हो उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। तो ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में, इंटरेस्ट रेट के बीच में, सप्लाई के बीच में, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि सप्लाई में और इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशन है। और ये हमारे पास वो कर्व, ठीक है, सप्लाई कर्व। जब हम R डबल डैश थे तो जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी वो S डैश थी। जब R डबल डैश से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया, R डैश हो गया, तो हमने क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा दी, कितनी कर दी, S डबल डैश। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी डिमांड की। अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो बोरोवर्स हैं वो क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे, यानी कि वो कैपिटल की डिमांड को यहाँ पे कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो रही, उनके लिए ज्यादा पड़ रही है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि रेंटल कॉस्ट बोलते हैं ना उसे, आप लोगों को बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग को हम रेंटल कॉस्ट ही बोलते हैं, वो महंगा है, इसकी वजह से वो लोग जो है ना क्या करते हैं, डिमांड को कम कर देते हैं। और अगर वहीं पे इंटरेस्ट रेट कम हो जा रहा है तो डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का डिमांड ऑफ कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल से, जिसकी वजह से देखो कि डिमांड कर्व कैसा बना हुआ है, ऐसा कर्व है डिमांड कर्व, जो कि क्या दिखाता है, नेगेटिव स्लोप दिखाता है, किसके बीच में, इंटरेस्ट रेट के बीच में और डिमांड के बीच में। देखो यहीं पे देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो कितनी कम क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, कितनी कम क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। वहीं पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर लेते हैं तो डिमांड देखो कहाँ तक पहुंच सकती है, यहाँ तक पहुंच सकती है। तो ये एक तरीका होता है इस चीज को समझने का। तो ये
हमारे पास क्या हो गया। और एक पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, वह जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर स्टार है, ये एक पॉइंट बनता है इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो रहे हैं, और ये वो क्वांटिटी बनती है, ये वो क्वांटिटी है जो लोग सप्लाई भी कर रहे हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उतनी लोग डिमांड भी कर रहे हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम का ये हमारे पास क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है। अब ये पे देखते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर डिमांड फॉर कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय सेविंग कर्व आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन वो बोल सकते हैं जहां पे जितनी डिमांड है कैपिटल की उतनी ही सप्लाई भी अवेलेबल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन बहुत सिंपल है, I बराबर S के होना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद क्या आता है, FR इक्वल्स टू GR। इसके बाद इन गिवन फिगर डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड इंटरसेक्ट द अपवर्ड स्लोपिंग सेविंग कर्व। जहां पे जो डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट कर्व है, इसे हम IS कर्व भी बोलते हैं, I इक्वल्स टू S, ये जरूरी है, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। तो ये देखो, ये सेविंग कर्व, ये इन्वेस्टमेंट कर्व, जहां पे दोनों इक्वल होंगे वो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा। यानी कि अगर हम डिमांड ऑफ कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल को स्टडी नहीं भी कर रहे, तो यहाँ पे दो चीजें समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहां पे इक्वल हो जाएगी, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। द अपवर्ड स्लोपिंग सेविंग कर्व एट द पॉइंट T। इस बात का अब देखो ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट से नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया भी था। लेकिन जो सेविंग कर्व है उसका इंटरेस्ट रेट से पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि जब भी एक सेवर को ये लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो वो ज्यादा अमाउंट सेव करना शुरू कर देता है और उसे इन्वेस्ट करता चला जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ताकि ज्यादा पैसा, स्टॉक मार्केट बोल रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल की फॉर्म में लोगों को देना शुरू कर देता है। हाँ, उसे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी एक तरीका ही होता है कैपिटल प्रोवाइड करने का, किसको, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लालच में आके जो सेवर्स हैं वो ज्यादा अमाउंट सेव करते हैं और साथ साथ उधार पे भी लगाते हैं। अब समझते हैं आगे अगले पॉइंट को। इसके बाद क्या आता है, कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट आर स्टार, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड QIS क्वांटिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट द इक्विलिब्रियम। इसके अलावा दो केसेस आ सकते हैं। वो केस क्या, कि जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, दूसरा क्या सकता है, सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। अब दोनों केस को समझते हैं। पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से। इस बात का मतलब ये है कि लोग जो है ना वो इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहते हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं एक तरह से, और सेविंग उतनी है नहीं। ऐसा केस कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उधार पे पैसे को लेके इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट तो लगातार राइज करने की कोशिश करती है, लेकिन क्या जो सेवर्स हैं उन्हें क्या मोटिवेशन मिल रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सेविंग वो ज्यादा करेंगे ही नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना बहुत जरूरी है सेविंग को एक अच्छे रेट पे रखने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे कंडीशन की, जब सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, इस केस में क्या होगा, इस केस में पक्का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज्यादा होने की वजह से ही जो सेवर्स हैं वो ज्यादा पैसा बचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, इन्वेस्टर्स उतनी डिमांड ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से, उस कॉस्ट की वजह से वो लोग पैसा उधार पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी डिस इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। तो उम्मीद है आप लोगों को इक्विलिब्रियम वाला जो केस है वो तो समझ में आ गया है। अब समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के कौन कौन से क्रिटिसिज्म रहे, और मेनली क्रिटिसिज्म जो है ना वो काइंस ने दिए थे। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, विद द एडवेंट ऑफ काइंसियन थॉट्स, जब काइंसियन थॉट्स की बात करते हैं ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड वाइडली दैट सेविंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने बोला कि जो सेविंग जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का
फंक्शन नहीं है, सेविंग इनकम का फंक्शन है। बिल्कुल सही बात है, देखो आगे लिखा भी है। टू बिगिन विद इन फैक्ट द एस काइंस आर्ग्यूड बोथ सेविंग एंड कंजप्शन आर पॉइंट्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो सबसे पहले आपको डिस्पोजेबल इनकम समझना पड़ेगा। देखो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि वो इनकम जो एक कंज्यूमर के पास होती है खर्च करने के लिए, अब वो उसकी चॉइस है, चाहे तो वो उसे खर्च कर ले, चाहे तो वो उसे बचा ले, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे कि हम क्या लिखते हैं, इनकम बराबर है किसके, कंजप्शन प्लस में सेविंग। ये हम चीज बोलते हैं कि भाई इनकम के दो पार्ट होते हैं, या तो एक पर्सन उसे कंज्यूम कर ले या उसे सेव कर ले। तो वही बात काइंजन ने बोली कि भाई डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट होता है कंजप्शन भी और सेविंग भी। डिस्पोजेबल इनकम आप लोगों को डिफाइन करता हूं, उसको हम वाईडी बोलते हैं। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस टैक्स, है ना, कि जब हम इनकम में से टैक्स को माइनस कर देते हैं तभी तो हमारे पास वो इनकम बचेगी जिसे हम खुद कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इनकम में एक पोर्शन टैक्स का भी होता है। जैसे कि जनरली इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स ये चीज शो करता है कि जैसे सपोज करते हैं कि कोई पर्सन जो है वो टैक्स स्लैब के अंदर आ रहा है, जैसे सपोज करो जिसकी इनकम 10 लाख या 10 लाख से फालतू है, मान लीजिए उस पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। तो किसी पर्सन की इनकम अगर 10 लाख रुपए है तो उसे का 10% 1 लाख बनता है, यानी कि उसके पास 10 लाख में से गए 1 लाख, 9 लाख रुपए ही बचेंगे डिस्पोजेबल इनकम के तौर पे। अब वो उस 9 लाख का क्या कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, चाहे तो वो उसे कंज्यूम कर ले, चाहे वो उसे सेव कर ले, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। तो काइंसन ने बताया कि जो सेविंग है ना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ खास रिलेशन नहीं है। सेविंग का रिलेशन वैसे होता भी है, मैंने आपको समझाया भी, करता ही, पर उसने ये भी बोला कि जो सेविंग है ना वो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बहुत अच्छा हो जाएगा, इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, या फिर जो भी अपने पैसे को उधार पे लगाएंगे उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि कैपिटल की डिमांड बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। लेकिन सपोज करो किसी की इनकम इतनी लो है, वो चाह के भी पैसे को नहीं बचा सकता, तो वो क्या करेगा, उस अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज काइंसन ने बोली कि इनकम भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जिसके जरिए हम जो है वो सेविंग के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग भी उससे तेज रफ्तार से बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक रूल काम करता है, और वो रूल क्या होता है कि एक रेट होता है, एक सोच होती है किसकी, कंज्यूमर की, कि जिस लेवल पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, कंज्यूमर कभी भी उस लेवल पे अपनी कंजप्शन को इंक्रीज नहीं करता। यानी कि एक चीज होती है, इसको बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एक कंज्यूमर जो है ना अपनी इनकम के बढ़ने के साथ साथ अपनी कंजप्शन को कम करता चला जाता है। ठीक है, और जो भी उसकी एडिशनल इनकम बढ़ी है उसे वो सेविंग की तरफ डालने की कोशिश करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंज्यूमर अपनी कंजप्शन को सेम रख के, कांस्टेंट रख के, या फिर छोटे अमाउंट से बढ़ा के अपनी सेविंग को ज़्यादा बढ़ाने पे ध्यान देता है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कांशियन फर्दर आर्ग्यूड दैट मनी इज नॉट जस्ट डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन। उन्होंने क्या बोला कि मनी जो है ना सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए डिटरमाइन नहीं किया जाता, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, मनी को हम और भी फैक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए लोग मनी को अपने पास रखते हैं। प्रिकॉशनरी का मतलब क्या है कि लोग अपने पास मनी को सेव क्यों करते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आई तो उसमें वो पैसा काम आ सकता है ना। जैसे मान लो किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो भी चली गई, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए लोग जो है पैसा बचा के चलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी या फिर स्पेकुलेटिव पर्पस। स्पेकुलेटिव पर्पस यानी कि अगर मान लो कि कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है किसी भी तरह की मार्केट में, किसी बिजनेस मार्केट में, तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए भी बहुत सारा पैसा कैश में रखते हैं। दो एक पर्पस हो सकता है। इसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको भी इग्नोर करते हैं हम, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ पैसा ट्रांजैक्शन में काम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम कई बार वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी अपने सेविंग अकाउंट में, अपने घर में कैश की फॉर्म में अमाउंट रखते हैं। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट में ध्यान रखना, स्पेकुलेशन की जब हम बात करते हैं बॉन्ड मार्केट्स की, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से लोग जो है स्पेकुलेशन को लेके भी पैसे को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है बाय एज्यूमिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर, द क्लासिकल टॉक्ड ओनली अबाउट लॉन्ग रन सिचुएशन। तो क्लासिकल सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन सिचुएशंस की बात करते हैं, विच इज नॉट नोन हैपन टू नियर फ्यूचर, लेकिन वो कभी भी शॉर्ट रन की बात नहीं करते। तो ऑन द अदर हैंड काइंशियन टॉक्ड अबाउट अ रियलिस्टिक सिचुएशन, जहां पे काइंशियन सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं रियलिस्टिक सिचुएशन को लेके, ऐसी सिचुएशन जो कभी भी हो सकती है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर भी हो सकती है, ड्यूरिंग विच इकोनॉमी वांट्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम,
जहाँ पे इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने की कोशिश करती है गिवन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को लेके। तो हम सिर्फ यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का केस एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट रियलिटी में अगर फैक्ट देखूं तो जनरली ज़्यादातर इकोनॉमीज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेरोजगारी थोड़ी बहुत आपको हर इकोनॉमी के अंदर मिल ही जाएगी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है क्या होता है कि जो लोग काम करने के एबल हैं और वो काम करने की इच्छा रखते हैं उनको जॉब जरूर प्रोवाइड की जाएगी, बट ऐसा बहुत सी कम इकोनॉमी में देखने को हमें मिलता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, अनलाइक क्लासिकल्स। जब हम क्लासिकल की बात करते हैं, काइंस आर्ग्यूड not just competitive market but role of government is crucial for bringing stability in the economy। हम सिर्फ यहाँ पे competitive market यानी कि market forces डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है जब इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करनी होती है। तो हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे अगर इकोनॉमी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा है, रिसेशन है, ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट है वो अपनी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके इकोनॉमी को वापस स्टेबल करती है। यानी कि स्टेबिलिटी करने में गवर्नमेंट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है, जो क्लासिकल से इग्नोर कर दिया और वो सिर्फ बात करते रह गए किसकी, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की, कि मार्केट में सब कुछ डिटरमाइन होगा मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। इसके बाद फिफ्थ और आखिरी पॉइंट वो क्या बोलता है, द क्लासिकल्स सेड दैट सेविंग इज द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, कि सेविंग सोर्स है सप्लाई ऑफ कैपिटल का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्या सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वही सिर्फ इन बिजनेसमैन को या फिर प्रोड्यूसर को पैसा प्रोवाइड करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एक मिनट वेट करना, हाँ ठीक है, तो बैंक्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और भी अदर चीजें हैं जिनके जरिए, और भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए जो लोग हैं वो पैसा ले सकते हैं। तो द क्लासिकल सेड दैट सेविंग इज द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, हाउएवर बैंक क्रेडिट वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स है, हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल एज वेल। सो टॉकिंग अबाउट सेविंग ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल इज नॉट टोटली करेक्ट। तो ये हमेशा सही होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और या फिर बिजनेसमैन जो हैं या फिर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होते, फाइनेंसेस को लेके सिर्फ प्राइवेट सेविंग पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो बैंक से भी उधार ले सकते हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ठीक है, अदर सोर्सेज भी हैं जिनके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं वो भी क्रेडिट करते हैं। अब कई बच्चे मैं यही बोल दूंगी भैया बैंक में भी तो पैसा इंडिविजुअल पर्सन का ही रखा होता है, लेकिन बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन बहुत बड़े लेवल पे करता है, वो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। जो बैंकिंग सिस्टम को समझोगे तब आपको समझ में आएगा, वरना एक 12th क्लास में टॉपिक भी है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, वहाँ आपको समझ आएगा कि बैंक जो है ना वो कम से कम पैसे में कितना ज़्यादा उधार दे पाता है इजीली, ठीक है। तो बैंक भी एक अच्छा सोर्स बनता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अलावा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो कहीं ना कहीं क्लासिकल थ्योरी को गलत बताते हैं या फिर क्लासिकल थ्योरी को बताते हैं कि भाई वो थोड़ा वीक है। उसके अलावा भी हमें रियलिस्टिक चीज़ें और भी ज़्यादा हैं जो कहीं ना कहीं रियलिटी में इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे एक पॉइंट, क्रिटिसिज्म इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम कुछ और थ्योरीज की बात करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर है व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।